सो गुड आफ्टरनून गाइस। आज मैं शुरुआत कर रहा हूं थ्योरी ऑफ डिमांड की। एंड थ्योरी ऑफ डिमांड में जो डिमांड का बेसिक इंट्रोडक्शन है वो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में एक बार हमने डिस्कस करा था कि डिमांड होती क्या है। देखिए, हम लोगों ने बात करी थी कि तीन चीजें होती हैं। एक, किसी भी कमोडिटी को खरीदने की इच्छा यानी डिजायर यानी वॉन्ट्स, ठीक है। या आप उसको कह सकते हैं पसंद। मुझे यह चीज पसंद है, मैं यह चीज खरीदना चाहता हूं, ठीक है ना। मुझे ओडी पसंद है और मैं ओडी खरीदना चाहता हूं, ओडी की कोई कार खरीदना चाहता हूं या मर्सिडीज या बीएमडब्ल्यू लाइक दैट। तो क्या किसी भी चीज की अगर मुझे कोई डिजायर है, मुझे इच्छा है, तो वो उस चीज की डिमांड बन जाएगी? नहीं। बात क्या है कि किसी भी चीज को अगर आप खरीदना चाह रहे हैं, आपकी चाहत है, तो उसके साथ होनी चाहिए सफिशिएंट परचेजिंग पावर, ठीक है। यानी आपके पास इनफ मनी होनी चाहिए, आपके पास उतनी परचेजिंग पावर भी होनी चाहिए, ठीक है ना। उस सामान को खरीदने के लिए जितनी कीमत की आवश्यकता है वो चीज आपके पास होनी चाहिए। मान लीजिए मैं एक ओडी कार खरीदना चाहता हूं जो 30 लाख रुपए की है और मेरे पास 30 लाख रुपए भी मौजूद हैं, तो क्या वो उस चीज की डिमांड बन जाएगी? नहीं। और थर्ड है विलिंगनेस टू स्पेंड द मनी। पैसे को खर्च करने के लिए आप तैयार हैं या नहीं हैं। विलिंगनेस टू स्पेंड, कि आप उस पैसे को उस चीज के ऊपर खर्च करने के लिए तैयार है या नहीं है। तो जहां पे तीन चीजें आपस में मिल जाती है ना, वो उसकी डिमांड क्रिएट करती है। जहां पे डिजायर विद सफिशिएंट परचेजिंग पावर विद विलिंगनेस टू स्पेंड द मनी, जब ये तीनों चीज बन जाती है तो किसी भी प्रोडक्ट की किसी पर्टिकुलर टाइम पर, किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, तो वो बनती है किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड, ठीक है ना। तो डिमांड हो गई specific quantity of any commodity which a consumer wants to purchase, ready to purchase, able to purchase, and willing to spend his money on that specific commodity on a particular point of time, that the quantity is known as demand for that particular commodity। एक निश्चित मात्रा किसी भी प्रोडक्ट की जो एक कंज्यूमर खरीदना चाहता है, खरीदने के लिए तैयार है, ठीक है ना, और अपने पैसे भी खर्च करने के लिए तैयार है, उसके पास पैसे भी हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो वो बन जाती है उस चीज की डिमांड। और डिमांड बहुत जरूरी है। जब भी हम डिमांड के बारे में बात करेंगे, आप समझिए, आप ऑलवेज कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से सोचेंगे, ठीक है ना। आप और हम जब खरीदारी करने जाते हैं तो जो हम क्या क्या सोचते हैं वही हम पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ डिमांड और थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में। और ये इकोनॉमिक्स के इसी पार्ट से पूरी मार्केटिंग मैनेजमेंट, पूरी ऑर्गेनाइजे जो ओबी है वो सारी इसी चीज से निकली हुई है। मार्केटिंग कुछ भी नहीं है, मार्केटिंग सारा का सारा यहीं से ही निकला हुआ है, ठीक है ना। तो यहां से हमने डिमांड के बारे में, ये हमने जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें भी बात कर ली थी। फिर हम लोगों ने बात करी थी टाइप्स ऑफ डिमांड की। देखिए, डिमांड को है ना हम तीन तरह से रिलेट कर सकते हैं। प्राइस डिमांड, इनकम डिमांड एंड क्रॉस डिमांड। तो इनिशियली हम सिर्फ बात कर रहे हैं प्राइस डिमांड के ऊपर, प्राइस डिमांड के बारे में। इनकम डिमांड और क्रॉस डिमांड क्या है ये आप जानेंगे हमारे आगे के लेक्चर्स में, कि प्राइस डिमांड और क्रॉस डिमांड, जो इनकम डिमांड और क्रॉस डिमांड है वो क्या होती है। तो फिलहाल तो हम देखते हैं केवल और केवल किसके बारे में, प्राइस डिमांड के बारे में, ठीक है ना। तो हम आते हैं प्राइस डिमांड के ऊपर। देखिए,
प्राइस में चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं प्राइस डिमांड। यानी प्राइस डिमांड में अगर मैं इन तीनों का एक बेसिक ओवरव्यू आपको दूं, तो प्राइस डिमांड में हम क्या करते हैं, प्राइस डिमांड में हम देखते हैं कि प्राइस में चेंज होने से किसी भी प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज हुआ है। इनकम डिमांड में हम देखते हैं कि कंज्यूमर की इनकम में चेंज होने से किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड में कितना चेंज हुआ है। और क्रॉस डिमांड में हम देखते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसके आसपास के प्रोडक्ट्स के प्राइस में चेंज होने से उसकी डिमांड में कितना चेंज हुआ है। तो ये तीनों हम इस तरह से हम देखते हैं, प्राइस डिमांड, इनकम डिमांड एंड क्रॉस डिमांड। तो सबसे पहले प्राइस डिमांड में हम देखते हैं the change in quantity demanded with respect to change in price, कि प्राइस में चेंज होने से किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड में क्या चेंज हो सकता है, इसको हम प्राइस डिमांड से देखते हैं। और प्राइस और डिमांड के बीच में ऑलवेज एक नेगेटिव रिलेशन होता है। नेगेटिव रिलेशन मीन्स कि जब भी किसी चीज का प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो जाती है। देखो यहाँ पे मैं कभी भी डिमांड नहीं बोल रहा, मैं सीधा क्वांटिटी डिमांड बोल रहा हूँ। डिमांड बेटा एक स्पेसिफिक टर्म नहीं है। जैसे इसको आप इस तरह समझ लीजिए कि मान लीजिए आपका कोई छोटा भाई है बोलू राम, और उसका रिजल्ट आया अभी अभी 12th का, और आप पूछो हाँ भाई रिजल्ट क्या रहा, उसने कहा भैया बहुत अच्छे नंबर आ गए। आपने कहा वेरी गुड, कितने नंबर आए, बहुत अच्छे आ गए। अब इस बहुत अच्छे को आप क्या समझेंगे, ठीक है। मैंने कहा इस प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है, तो ज्यादा का मतलब क्या है ना, वो कह रहा है बहुत अच्छे आ गए, तो बहुत अच्छे ज्यादा ये कोई, अब आप पूछे स्पेसिफिक करके भाई परसेंटेज बता कितनी आई, फिर वो कहता है 58, है ना, मेरे लिए तो बहुत बढ़िया है ये। तो जब हम खाली डिमांड की बात करते हैं तो हम सीधी बात डिमांड की करते हैं कम ज्यादा की। जब हम क्वांटिटी डिमांड की बात करते हैं तो हम पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी प्राइस पर कितनी डिमांड आएगी, है ना। क्वांटिटी डिमांड का मतलब है 100 यूनिट्स, 200 यूनिट्स, 300 यूनिट्स, बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। तो हम डिमांड के साथ मैं कह रहा हूं कि प्राइस जब बढ़ता है तो डिमांड कम होती है, प्राइस जब कम होता है तो जो डिमांड है वो इंक्रीज होती है, और इनके बीच में जो रिलेशन कैसा है वो है नेगेटिव, ठीक है। अब आप कहो कि सर मैंने देखा कि पेट्रोल पेट्रोल के प्राइसेस एक टाइम पे 60 रुपीज थे, तो उसकी जो डिमांड थी वो लाइक आप कहें 2000 बैरल थी, या 2000 लाख लीटर थी, या जितनी भी थी आप कहो। आपको प्राइस 80 हो गए तब भी उसकी डिमांड इतनी है, जबकि कुछ बढ़ी भी है, तो ये क्या है। तो बेटा जब भी मैं ये बात बोलूंगा तो आपको ये समझना है जो अदर थिंग्स है वो कांस्टेंट रहेंगी, ठीक है। व्हेन अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट, अगर अन्य बातें सभी समान है तो अगर प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये जस्ट ऐसे है, मैंने कहा कि बेटा अगर आप अच्छा पढ़ेंगे तो आपके मार्क्स ज्यादा आएंगे, और अगर आप अच्छा नहीं पढ़ेंगे तो आपके मार्क्स कम आएंगे। आपका ही नहीं सर, मेरी एक फ्रेंड थी बहुत पढ़ती थी, बहुत वो करती थी, नंबर उसके कम आते थे, फिर बाद में पता चला भाई वो नंबर कम क्यों आते हैं, सर पेपर में लिखना नहीं आता था, प्रेजेंटेशन करनी नहीं आती। देखो नंबर ज्यादा आने के लिए देयर आर एन नंबर्स ऑफ फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन फिर भी उसके लिए जो प्राइमरी फैक्टर है वो क्या है, आपकी स्टडी। तो इसी तरह किसी भी प्रोडक्ट के डिमांड को कम ज्यादा करने के लिए देयर आर एन नंबर्स ऑफ फैक्टर, लेकिन फिर भी जो उनमें सबसे मेन है, सबसे प्राइमरी है, वो क्या है, प्राइस है। तो यहीं से ही हमारे पास आता है लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड ध्यान रखिए, ये मैं आपको तीसरा लॉ करवा रहा हूं, है सर इससे पहले दो कब पढ़ा दिए हमें तो पता ही नहीं चला। क्या आपको इससे पहले जो इकोनॉमिक्स में हमने दो लॉ पढ़े हैं उनके बारे में कोई जानकारी है, कौन कौन से। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है। तो ये थर्ड लॉ है हमारा, एल्फ्रेड मार्शल ने इसको दिया था लॉ ऑफ डिमांड को। और लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, लॉ ऑफ डिमांड कहता है व्हेन अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट
then there is always a negative relationship between price and क्वांटिटी डिमांड, कि जब अन्य बातें सभी समान हैं तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में ऑलवेज एक कैसा रिलेशन मिलेगा, नेगेटिव रिलेशन मिलेगा। ये आपको लॉ ऑफ डिमांड बताता है। तो इसको में हम कहना क्या चाह रहे हैं, इसमें मैं एक बॉक्स के थ्रू इसको आपको दिखा देता हूं कि हम कहना ये चाह रहे हैं कि अदर जो थिंग्स हैं वो कांस्टेंट है, अन्य बातें सभी कांस्टेंट है, और अगर प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, एक्स का मतलब है एक्स कमोडिटी, अगर प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी डिक्रीज हो जाती है, और अगर प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी कम होता है तो क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी इंक्रीज हो जाएगी। इट मींस जो रिलेशन है वो कैसा है, नेगेटिव रिलेशन है। सर क्या हम इसको टेबल और ग्राफ से भी शो कर सकते हैं? बिल्कुल बेटा हम कर सकते हैं। तो इसके लिए हम बनाते हैं एक डिमांड शेड्यूल, एक डिमांड कर्व। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल कैसे है, यहाँ पे है प्राइस किसी भी कमोडिटी का इन रुपीज, और यहाँ पे है क्वांटिटी डिमांड किसी भी कमोडिटी की इन यूनिट्स। ठीक है, तो हमने कहा जब हमारा प्राइस था 5 रुपए तो जो डिमांड थी वो थी 100 यूनिट्स, हमने प्राइस करा 4। ठीक है, तो जो डिमांड हो गई हमारी वो हो गई 120 यूनिट्स, प्राइस करा 3 तो डिमांड थी वो हो गई 150 यूनिट्स, प्राइस करा 3 के बाद 2 तो डिमांड थी वो हो गई 200 यूनिट्स। ठीक है, तो जैसे जैसे आप प्राइस कम करते आ रहे हो डिमांड जो है वो इंक्रीज करती जा रही है। इसको और सिंपल वे में आपको समझना है तो ये प्राइस हो जाएगी, ये क्वांटिटी डिमांड हो जाएगा, प्राइस 1 2 3 4 5 और डिमांड जो जाएगी 5 4 3 2 और 1। ये यूनिट्स में है, ये रुपीज में है, यानी प्राइस जब 1 रुपए था तो डिमांड थी 5 यूनिट्स की, प्राइस 2 रुपए करा तो 4 होने लगी, 3 करा तो 3, 4 करा तो 2, 5 करा तो 1। यानी जैसे जैसे आपने प्राइस बढ़ाया क्वांटिटी डिमांड है वो कम हो गई। सर हम तो बहुत समझदार हैं, इसको आराम से समझ गए, आप डिमांड कर्व के बारे में बता दीजिए। ओके, तो देखिए ये आपके मन की बात थी ना, मैंने बोल दी। देखिए बेटा यहां पर हम दिखाते हैं क्वांटिटी डिमांड और यहां हम दिखाते हैं प्राइस, इस चीज को आप ध्यान रखना। ठीक है, यहां हम दिखाते हैं प्राइस, प्राइस है इन रुपीज में और क्वांटिटी डिमांड है यूनिट्स में। तो देखिए जब प्राइस था 5 रुपीज तो डिमांड थी हमारी 1 की, ये 1, ये 4 हुआ तो ऐसे, 3 हुआ तो ऐसे, 2 हुआ तो ऐसे एंड 1 हुआ तो ऐसे, यानी ऐसे बढ़ती चली गई। इस चीज में कोई शंका हो तो आपको बताइए। बिल्कुल नहीं है, आप वैसे इतने समझदार हैं। तो ये बेटा अलग अलग पॉइंट आ गए हमारे पास, इन पॉइंट्स को जैसे ही आप ज्वाइन कर देंगे आपस में तो जो एक कर्व आपको दिखाई दे रही है इस कर्व को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डीडी डिमांड कर्व। यानी बड़ी आसान, बड़ी सिंपल, बड़ी सुंदर, बड़ी अच्छी सी कर्व है ये, जस्ट एक स्ट्रेट लाइन है डीडी, और ये क्या है हमारी डिमांड, ये है प्राइस, ये है क्वांटिटी डिमांड। और ये आपको क्या बता रही है, ये इनवर्स रिलेशन बता रही है कि जैसे ही आप प्राइस को इंक्रीज करोगे फ्रॉम P टू P1 क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी फ्रॉम Q टू Q0। ठीक है ना, Q टू Q0 आ जाएगी। ठीक है, तो ये है हमारी डिमांड कर्व। इसमें अगर आपको कुछ समझना हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं आगे चलता हूं। ठीक है, नहीं है तो अभी अगला जो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है वो है फैक्टर अफेक्टिंग क्वांटिटी डिमांड। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं, कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड को
एक तरह से आप समझ लीजिए प्रभावित करते हैं या किसी किसी भी चीज की डिमांड को अफेक्ट करते हैं, या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एमबीए में इसके क्वेश्चन आ जाते हैं। डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, या इसको हम बोल सकते हैं डिमांड फंक्शन। तो ये प्यारे बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब क्या है, अब आप में से कई बच्चे स्वीट और इनोसेंट बन के एग्जाम टाइम में पूछते हैं सर सर प्लीज इंपॉर्टेंट बता दीजिए। तो मैं उनको एक ही बात बोलता हूं, बेटा क्लास में बताए थे, प्रीवियस क्लास को देखो और पता लगाओ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, फैक्टर अफेक्टिंग क्वांटिटी डिमांड या डिमांड फंक्शन। बात क्या है इसमें, बात है डिमांड को प्रभावित करने वाले तत्व। जैसे मान लो मैं आपको बताऊं कि एक स्टूडेंट है मिस्टर मोनू, मोनू के एग्जाम में काफी अच्छे मार्क्स आए। ठीक है, ये आप समझ सकते हैं मोनू के एग्जाम में कम मार्क्स आए। अच्छा, एक स्टूडेंट के अच्छे मार्क्स आए एग्जाम में, तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो किसी स्टूडेंट के एग्जाम में नंबर लाने को अफेक्ट करती है अकॉर्डिंग टू यू? हैंड राइटिंग, प्रेजेंटेशन और स्पीड, स्टडी एनवायरनमेंट। मैं सोच रहा था कुछ हाउस एनवायरनमेंट, टीचर वीचर तो कर कोई ऐसी बात नहीं है, मोटिवेशन, कुछ सोशल मीडिया को हम यूज करने का। यानी कुल मिला के बात यह है कि सर अलोंग विद स्टडी देयर आर सो मेनी फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस मार्क्स। ठीक है ना, इसी तरह से बात हम ये क्या कर रहे हैं, किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड को कम या ज्यादा करने वाले फैक्टर्स क्या क्या हैं, किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड कम या ज्यादा क्यों होती है, मुद्दा यह है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं डिमांड फंक्शन, और इसको डिमांड फंक्शन को हम प्यार से dx या क्यू dx करके डिनोट करते हैं, और इस पे हम लगाते हैं, इस पर फंक्शन लगता है px pr y t e p yd और भी बहुत सारे हैं, लेकिन इसको हम एक करते हैं और इसको हम एक कैटेगरी में डालते हैं। अब ये क्या है, इनके बारे में एक एक करके हम बातें करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो फैक्टर है जो किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड को इन्फ्लुएंस करता है वो है प्राइस ऑफ कमोडिटी, और प्यार से हम इसको लिखते हैं px। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने अभी पढ़ा कि जो प्राइस ऑफ कमोडिटी है वो सबसे प्राइम डिटर्मिनेंट्स है। इट मींस जिस चीज के प्राइस ज्यादा रहते हैं उसकी क्वांटिटी डिमांड कम हो जाती है। एक्स का मतलब है एक्स कमोडिटी, प्राइस अगर कम होंगे तो क्वांटिटी डिमांड ज्यादा हो जाएगी, एज लॉ ऑफ डिमांड में हम लोगों ने पढ़ा है। तो इसके अंदर तो आपको वैसे कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेरी होगी नहीं। ठीक है, अब अगला है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, PR। डियर फ्रेंड्स, हमारे पास दो तरह के गुड्स होते हैं, एक सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। बेटा सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं, ये एक दूसरे के दुश्मन हैं, ये एक दूसरे की जगह इस्तेमाल करे जाते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर, जो एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, दोज विच कैन सब्स्टिट्यूट ईच अदर। ठीक है ना,
जैसे कि बिल्कुल गलत। मेरे अकॉर्डिंग टी एंड कॉफी सब्स्टिट्यूट नहीं है। देखो बुक में हमेशा लिखा रहता है टी एंड कॉफी, लेकिन आप एक बार प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके देखो। आप किसी कॉफी शॉप पे जाते हो, आप कहते हो भैया चाय पीने का मन कर रहा है, और वो फटाफट कॉफी बना के दे देता है। चाय चाय का काम करती है, कॉफी कॉफी का काम करती है, सब्स्टिट्यूट कहां से हुए? दैट्स इट। जियो एंड एयरटेल बिल्कुल सब्स्टिट्यूट है, ठीक है ना। मैं एक की सर्विस से थोड़ा सा परेशान होता हूँ, दूसरी पे चला जाता हूँ, है ना। जैसे मैं आपको बताऊं कि जो ये स्पीकर है स्टूडियो मास्टर्स के हैं, मैं ही खरीद के लाया था ये। तो जब हम इसको लेने गए तो JBL कहीं ना कहीं हम लेना चाह रहे थे, लेकिन JBL थोड़े से प्राइस उसके कॉस्टली पड़ रहे थे, और वो उनके साथ एक एम्पलीफायर लेना पड़ता जो और महंगा पड़ रहा था, वो ओनली मिक्सचर पे नहीं चल रहे थे। तो देन मतलब कि हम मन बना के गए JBL का एंड लिया है स्टूडियो मास्टर्स। ये होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स, जो हम एक दूसरे की जगह, जो एक दूसरे को रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है ना। जैसे कि और बताओ कुछ एग्जांपल सब्स्टिट्यूट गुड्स के। ये भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि बोर्ड और प्रोजेक्टर भी सब्स्टिट्यूट नहीं है बेटा। बोर्ड का अलग काम है, मतलब कि ऐसा नहीं हो सकता कि बोर्ड की जगह पूरी तरह, इट काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूट लेकिन पूरी तरह नहीं। बाजरे की रोटी और गेहूं की रोटी, बात तो सही है, लेकिन क्या है कि बाजरे की रोटी सर्दियों में ही ज्यादा खाई जा सकती है, और वो पूरी तरह सब्स्टिट्यूट नहीं करती कुछ। हाँ, अप्सरा की पेंसिल, नटराज की पेंसिल, लेकिन आपको पता है अप्सरा और नटराज एक ही कंपनी है। नटराज पेंसिल लिमिटेड की ही इसको मल्टी ब्रांड स्ट्रेटेजी बोलते हैं। लाइक एडिडास और रिबोक एक ही कंपनी के दो ब्रांड हैं। इसी तरह अप्सरा नटराज कंपनी का ही, जैसे वन प्लस, ओप्पो, वीवो, वन प्लस, ये एक ही कंपनी के। नहीं पर हाँ, पर वो सब्स्टिट्यूट है, ठीक है ना। लाइक किसी टाइम आप एक की जगह आप दूसरा यूज कर सकते हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम। तो सब कुछ आप समझ में आ गए सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से हैं, ठीक। बिल्कुल सही, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स वो है जो एक दूसरे की जगह इस्तेमाल होते हैं, दोज दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर। जो एक की जगह हम दूसरा इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं, हमें उसमें कोई परेशानी, ज्यादा परेशानी नहीं होती, वो सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं। अब बेटा बात देखो, सब्स्टिट्यूट का मतलब है आपके कंपटीशन में जब भी मैं कहूं PX, तो इसका मतलब है जिस प्रोडक्ट के बारे में हम सोच रहे हैं उसका प्राइस। और जब भी मैं कहूं PS, इसका मतलब है जो हमारा दुश्मन प्रोडक्ट है उसका प्राइस, ठीक है। लाइक ये है बेटा पेप्सी, और ये है कोका कोला। अब आपको पता है इंटरेस्टिंग सी बात, पूरे वर्ल्ड में ये दो ही कंपनियां हैं जो सॉफ्ट ड्रिंक बेवरेजेस यानी कोल्ड ड्रिंक्स बनाती हैं। अच्छा क्यों है ऐसा तीसरी कोई कंपनी? रिलायंस भी अगर चाहे ना कि हम फ्री में कोल्ड ड्रिंक देंगे जियो की तरह, तो भी वो काम नहीं कर सकता कि वो कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री में आ जाए। इन्होंने पूरा ब्लॉकेड करा हुआ है। ड्यूलोपोली का परफेक्ट एग्जांपल है, आगे हम पढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा टॉपिक से आउट ऑफ बॉक्स जा रहा हूं, लेकिन पता है पूरे वर्ल्ड में अगर अमेजन भी चाहे कि मैं कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री में आ जाऊं, तो आ नहीं सकती। आप इंडिया छोड़ो, बहुत सारी कंपनी ने ट्राई करा, एक अमेरिकन कोला काफी हाथ पांव पीट है, लेकिन आ नहीं पाए। सिर्फ ये दो ही कंपनियां, और इसमें कोई बनाने में कोई ज्यादा बड़ी टेक्निक नहीं लग रही है। हमारे यहाँ टोस और पता नहीं ये जगह जगह फैक्ट्री खुली हुई थी जयंती और टोस की, लेकिन कोई इसमें कुछ नहीं है, पानी है उसमें कलर मिलाया, सोडा मिलाया, बेच दिया। लेकिन फिर भी इतना महंगा बेचते हैं, और सिर्फ ये दो ही कंपनियां हैं जो बना सकती है, पेप्सी कोला और कोका कोला। जितनी भी और जो आप देख रहे हैं, ये सब कोई या पेप्सी का ब्रांड है या कोका कोला का ब्रांड है। जैसे सेवन अप पेप्सी का, पेप्सी का है, ड्यू पेप्सी का है, स्प्राइट कोक की है, ठीक है ना। तो इस तरह से इनका है, थम्स अप कोक की है, मिरिंडा पेप्सी की है, फैंटा कोक की है। ऐसा क्यों है? सोचा है कभी? हाँ जी। नहीं क्यों, क्यों एंट्री नहीं करने देते? टिकने की बात छोड़ो, एंट्री नहीं करने देते।
ना, ये तो कोई बात नहीं। नहीं, पेटेंट कुछ नहीं है, आप बना सकते हो। देखो वैसे एक आउट ऑफ बॉक्स बता दूं, पूरे वर्ल्ड में जो दो सबसे टॉप सीक्रेट रेसिपी है ना, वो है कोक का टेस्ट। कोका कोला में एक ब्रेवरेज लगता है जो सिर्फ और सिर्फ स्पेन से जाता है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो वो डालते हैं जिससे कोक का जो फेमस कोक का टेस्ट है वो आता है, वो सिर्फ बहुत टॉप सीक्रेट रेसिपी है, कुछ ही लोगों को पता चलता है। एक है मैगी मसाला। मैगी मसाला से जो खुशबू आपको मिलती है, एमडीएच वालों ने पता नहीं कितने मसाले तैयार कर दिए, लेकिन मैगी मसाला में जो भी इंग्रेडिएंट्स लग रहे हैं वो मैगी की टॉप, मतलब वो उगाते भी खुद ही है, डालते भी खुद ही है। और मैगी मसाला जैसा मसाला कोई दूसरी कंपनी बना नहीं सकती, कोक जैसी जो, और सबका कॉपी मिल जाएगी आपको, कोक की कॉपी नहीं हो सकती, वो इतने टॉप सीक्रेट है, वो अलग बात थी। लेकिन अब मैं बताता हूँ क्यों। बेटा ये क्या है, ये केवल केवल तभी बिक सकते, तो गर्मियों में ज्यादा बिकती है, ये केवल तभी बिक सकते हैं जब ठंडी मिले। और इनको ठंडी करने के लिए क्या चाहिए, फ्रिज। फ्रिज जिनमें रखे रहते हैं। अब कोक और पेप्सी ने बड़ी स्मार्टली क्या करा, इन्होंने अपने फ्रिज बांटने शुरू कर दिए। अब हर दुकानदार को इन्होंने फ्रिज दे दिए और कहा कि भाई हमारा फ्रिज लो फ्री में, बस क्या है इसमें आपको पेप्सी ही रखनी है, हमारा फ्रिज लो फ्री में, इसमें आपको कोक ही रखनी है। अब आप सोचिए रेवाड़ी में ऐसी कितनी दुकानें होंगी जिनपे कोक या पेप्सी मिलती होंगी। रेवाड़ी रेवाड़ी की आप बात करें 3-4 हजार तो होगी आराम से, बिल्कुल। यानी 3-4 हजार फ्रिज ओनली इन्होंने रेवाड़ी सिटी में दे रखे होंगे। एक फ्रिज की कीमत मरी से मरी 20 हजार लगा लो, ठीक है। और जब आप दिल्ली और गुड़गांव में चले जाते हैं जहां हर एक मोहल्ले में 20-20, 25-25 दुकानें हैं, उनमें अब अगर मान लो कोई कंपनी इतना बड़ा दिल लिया है कि भाई हम एक और फ्रिज दे देंगे फ्री में, हमारा प्रोडक्ट भी रखो, शॉपकीपर नहीं रखेगा, उसके पास ना स्पेस है और बिजली का बिल। और दूसरा, ये कंपनियां ऑलरेडी सेटेड है। तीसरी कंपनी, जैसे अगर आप मैंगो ड्रिंक में बात करो ना, तो मैंगो ड्रिंक सबसे अच्छी है फ्रूटी, लेकिन फ्रूटी आपको मिलेगी बहुत कम, क्योंकि उनके पास उनके प्रोडक्ट को टिकने नहीं देते। फ्रूटी पार्ले एग्रो बनाती है और फ्रूटी ही सबसे पहली मैंगो ड्रिंक थी। लेकिन आज ज्यादा चलती है स्लाइस और माजा। माजा कोक की है, स्लाइस पेप्सी की है। वो एक अलग बात है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ये केस स्टडी है कि आपको एज एमबीए स्टूडेंट्स पता होना चाहिए कि इन कंपनियों ने पूरी तरह रोक दिया हर किसी को इस इंडस्ट्री में आने से। और इसी वजह से आप मैक्सिमम कंपनियां देखेंगे जो इंडिया में है वो पब्लिक लिमिटेड कंपनियां हैं, वो अपने शेयर इशू करते हैं। ये प्राइवेट लिमिटेड, अब भी पेप्सी को इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कोका कोला इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में रजिस्टर्ड करवा रखा है और अरबों रुपए ये मुनाफा कमाते हैं। और इनके पास पैसे, दुनिया भर के पैसे हैं। और हर जो भी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट है, या तो वो पेप्सी स्पॉन्सर करती है या वो कोक स्पॉन्सर करते हैं, है ना। और जितनी भी स्पोर्ट्स लीग वगैरह सब इन्हीं के भरोसे चलती हैं। और ये ड्यूलोपोली का बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल है। तो अब जैसे मान लीजिए मैं बात करूं, अगर मेरे को क्योंकि कोक ज्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं बात करूं कोक की। कोक है हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। और कोक की 200 ml की जो बोतल है वो मैं मान के चल रहा हूं, वैसे आती तो 15 रुपए की है, तो मैं उसको 15 रुपए की मान के चल रहा हूं। और पेप्सी की जो है सब्सटीट्यूट, सब्सटीट्यूट का मतलब मेरे कंपटीशन में जब भी मैं पीएक्स की बात करूंगा तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, कोक की। और पी एस सब्सटीट्यूट यानी क्या हो गया, पेप्सी। पेप्सी भी 200 ml कितने की आती है, 15 की आती है। मैं अपने प्राइस में कोई चेंज नहीं कर रहा। अगर मेरा सब्सटीट्यूट अपना प्राइस कम कर दे, यानी पी एक्स में कोई चेंज नहीं है, लेकिन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स इंक्रीज हो जाए, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, मेरी डिमांड पर, मैं अपनी डिमांड की बात कर रहा हूं, उसकी डिमांड की नहीं, प्राइस बढ़ाया है उसने उसने कर दिए 15 से 18, तो अब क्या होगा, मेरी डिमांड पर, कोक की डिमांड पर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगी। क्यों इंक्रीज हो जाएगी, पहले जो आदमी जाता था भाई कोल्ड ड्रिंक दे दे, अब उसने क्या करा, कभी पेप्सी पकड़ा दी तो पेप्सी ले ली, कोक पकड़ा दिया तो कोक ले लिया।
अब वो कहेगा भाई कोल्ड ड्रिंक दे दे, वो कहेगा कौन सी, उसने कहा कि कैसे क्या है, पेप्सी 18 की, कोक 15 की, कोक दे देना। ठीक है, चलो पेप्सी और कोक के टेस्ट में फिर भी कोई लोग हैं जिनको कोक में कोक ही पसंद होती है, पेप्सी में पेप्सी, लेकिन मैं अगर फैंटा और मिरिंडा की बात करूं, ठीक है ना, उन्हें टेस्ट का ही नहीं पता, अगर मैं एक सिंपल ग्लास में डाल के तुम्हें दे दूं और कहूं मतलब टेस्ट करे बताओ कौन सी फैंटा है कौन सी मिरिंडा है, नहीं बता पाएंगे आप। ठीक है, तो उस केस में जब भी व्हेन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स इंक्रीज, क्वांटिटी डिमांड ऑफ गिवन कमोडिटी आल्सो इंक्रीज, एंड व्हेन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स डिक्रीज, अगर ये बेटा 15 की जगह कर दे 10 रुपए की, तो मैंने तो अपने प्राइस में कोई चेंज नहीं करा, लेकिन स्टिल क्योंकि मेरे कॉम्पिटिटर ने अपना प्राइस सस्ता कर दिया, तो इस वजह से मेरी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, और इस इफेक्ट को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ध्यान करो, मैं जब इंडिफरेंस करो आपको करवा रहा था, मैंने एक चीज बताई थी आपको कि किसी भी प्रोडक्ट की क्वांटिटी जब घटती बढ़ती है तो उसमें एक होता है सब्स्टिट्यूट इफेक्ट, एक होता है इनकम इफेक्ट। ठीक है ना, जब भी आपका सब्स्टिट्यूट प्राइस इंक्रीज करता है तो आपका प्रोडक्ट ऑटोमेटिक सस्ता हो जाता है। स्टूडियो मास्टर सस्ता है, सस्ता आहूजा कंपैरिजन में तो महंगा ही है, लेकिन जब क्योंकि इसका सब्स्टिट्यूट JBL है और JBL इससे महंगा है तो ये सस्ता हो गया। ठीक है ना, तो जब भी आपका दुश्मन, दुश्मन मैं मतलब कि वैसे नहीं दुश्मन कोई पकड़ दे, पेप्सी और कोक वाले एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं, मतलब कॉम्पिटिटर, जब भी आपका कॉम्पिटिटर अपना प्राइस बढ़ाता है तो आपका प्रोडक्ट ऑटोमेटिक सस्ता हो जाता है, उसकी डिमांड बढ़ जाती है और ये कम हो जाती है। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट गुड्स में आपको बात समझ में आ गई, से यस और नो? आगे बेटा अगला है हमारा जो गुड है वो है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ये होते हैं जैसे हमारे ये दो प्यारे प्यारे कबूतर वो बैठे एक दूसरे के साथ, देखा थोड़ी देर के लिए हमने अलग करे थे कैसे बेचारे, हालांकि मैं कबूतर गलत बोल रहा हूं, मिस्टर एंड मिस कबूतर। ठीक है, तो ये होते हैं जो एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं, प्रेम प्यार मोहब्बत वाले। ठीक है, जो हमेशा एक दूसरे के साथ ही इस्तेमाल करे जाते हैं, जैसे कि अब जिन्होंने कभी 12th में पेन और इंक, एक्चुअली में कभी देखो क्या तुमने कभी पेन में इंक डाल ली है? कभी कभी कोई 3rd 4th में डाल ली हो तो डाल ली हो, उसके बाद पिछले 5 साल के अंदर किसी ने ऐसा एक्सपेरिमेंट करा हो तो बताओ। पायलट पेन के साथ सफल हुआ फिर असफल हुआ? सफल हुआ। चलिए, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं जो एक साथ साथ यूज करे जा सकते हैं, जैसे कि इन्होंने बताया कार एंड पेट्रोल, कार एंड डीजल, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी एंड दिस फैन, जो हमेशा एक दूसरे के साथ यूज करे जा रहे हैं, जैसे मेरा ये पेन एंड दिस पैड। ठीक है ना, तो ये सभी क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं जो एक दूसरे के साथ इस्तेमाल करे जाते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स से भी बड़ी बड़ी कंपनियों ने बड़ी बड़ी स्ट्रेटेजी बनाई, इतनी स्मार्टली स्ट्रेटेजी बनाई गई है जो कभी आपने एज कंज्यूमर ध्यान दिया नहीं होगा। जैसे मैं तुम्हें बताता हूं, आपको पता है एक जो कैमरे की दुनिया में सबसे बड़ी कंपनी कौन थी पहले? ये सब बच्चे हैं, ये कोडेक। कोडेक कंपनी थी जो बादशाह थी कैमरों की, अमेरिकन कंपनी थी, वर्ल्ड की सबसे बड़ी। ठीक है, अच्छा जी, और कोडेक कंपनी आज हालात ये है कि आप लोगों को उसका नाम मुझे याद कराना पड़ा, इसमें गलती कोडेक की ही है। कोडेक कंपनी खत्म हो गई डिजिटल कैमरे आने से। ठीक है, अब मजेदार बात यह है कि डिजिटल कैमरे भी सबसे पहले कोडेक ने ही बनाए। कोडेक ने एक ऐसा प्रोडक्ट इनोवेट करा जो उसी कंपनी को खत्म कर गया। पेटेंट ही था, लेकिन पेटेंट बेटा एक टाइम के लिए मिलता है कि भाई जैसे और लोग भी उस पर काम कर रहे हैं तो 2 साल के लिए मिल जाएगा। क्या वो डिजिटल कैमरे कोडेक ने बनाए, एक स्ट्रेटेजी होती है गन एंड बुलेट स्ट्रेटेजी।
अब गन सस्ती सस्ती बेच दो सभी को, ठीक है। उसके बाद आप 50,000 रुपए की गन बनाओ, उसे 20,000 में बेच दो, लोग कूद कूद के आएंगे, इतनी सस्ती इतनी सस्ती। और उसके बाद एक गोली 2 रुपए की बनाओ और उसे 20 रुपए में बेचो। अब जिसने बंदूक खरीद ली वो यूं थोड़ी उसको खाली लिया डोलेगा, इन्हें की गोली भी चलानी पड़ेगी। और गन तो एक बार खरीदनी है, जो उसकी बुलेट है वो बार बार खरीदनी है। कोडेक कंपनी क्या करती थी, कोडेक कंपनी की एक सब्सिडरी थी फूजी फिल्म। तो कोडेक कंपनी क्या करती थी, कोडेक कंपनी पहले बनाती कैमरे, उनको बनाती सस्ता, फिर उस कैमरे के अंदर है ना रील डलती थी। तुम लोगों को टाइम में था ना, हमारी पार्टी फेयरवेल पार्टी हुई थी हमारी 2009 में, सभी बच्चों को केवल केवल 2 फोटो खिंचाने का अधिकार होता था, एक अपनी अकेले की और एक ग्रुप में, सिर्फ 2 फोटो, क्योंकि एक रील में 36 फोटो खींचती थी। 30 पे और हम 2 रील खरीद के लाए थे, तो 30-35 ही हम बच्चे थे, तो बस 2 ही फोटो खींचेगी, और उसमें भी आग बंद आ गई तो बाद में धुलवाओ तो आग बंदी आ रही है, खुली है तो खुली आ रही है। ये अभी के टाइम में आप कितनी फोटो मोबाइल में खींच लेते हैं, कितने उसमें कर लेते हैं, और हमारी हर साल एक जो फोटो एक खींचती थी वो ग्रुप फोटो होती थी बस। तो कोडेक कंपनी क्या करती, कोडेक कंपनी अपने कैमरे बनाती सस्ते, सस्ते कैमरे बेचती है। उसके बाद कोडेक कंपनी एक तो जो रील बनाती वो काफी महंगी देती, और फिर उस रील को जब आदमी धुलवाता है, उसकी हार्ड कॉपी लेता, तो वो फूजी फिल्म में खूब मुनाफा कमाती थी। कोडेक कंपनी का ये धंधा बहुत बढ़िया चल रहा था। इन बिटवीन कोडेक कंपनी ने बनाई क्या, ये कॉम्प्लीमेंट्री हुआ ना, कैमरा एंड रील कॉम्प्लीमेंट्री हुआ नहीं हुआ, बात समझ आई नहीं समझ भाई। उसके बाद कोडेक कंपनी ने इनोवेट करा डिजिटल कैमरा, यानी जिसमें फोटो खींचो और सॉफ्ट कॉपी पे रख लो। तो कोडेक कंपनी के जो स्ट्रेटेजी मेकर्स हैं उन्होंने सोचा कि यार ये सॉफ्ट जो कॉपी है ना, ये लोगों को कभी वो फील दे नहीं सकती। लाइक जो इमोशन एक हार्ड पिक्चर में होते हैं वो सॉफ्ट पिक्चर में लोगों को कभी नहीं मिलेंगे। लाइक हमारा ये काम तो चलता ही रहेगा, ये तो टाइम पास रह जाएगा। एंड उस टाइम कुछ जैपनीज कंपनियां कैमरे की दुनिया में हाथ पैर मार ही रही थी, लाइक कैनन, निकॉन, सोनी। और कैनन ने सबसे पहले डिजिटल कैमरे निकालने शुरू करे जिनमें रील का कंसेप्ट ही खत्म था। आज कैनन वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है जो कैमरे बनाती है, निकॉन भी जैपनीज ही है, सेकंड नंबर पे आती है, और कोडेक दुर्भाग्यवश बंद हुई। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। मैं एक टाइम पे मैं सोचता था कि यार ये एमआई वाले इतने सस्ते सस्ते इतने बढ़िया फोन कैसे बना देते हैं, ये क्वेश्चन बहुत मेरे माइंड में उठा 2015 के आसपास। 14-15 में एमआई ने जस्ट आना शुरू ही करा था, और मेरे पास भी एक एमआई का फोन था। तो मैंने एक एमआई का फोन 11,990 का लिया, बढ़िया। उसमें एमआई ने एक चीज पकड़ी, फोटो आदमी कैसा ही हो फोटो खींचते खुद के ऊपर ही, वाह कितनी बढ़िया फोटो आ गई, वो फिल्टर वुल्टर से लगा के आदमी को चमका दे, है ना। हमारे जैसे आदमी उसकी 20 फोटो खिंचवाने के बाद एक आधी ढंग की आती हो, उसको देख के और खुश हो जाए, ओ ये तो बहुत बढ़िया है। अच्छा, वो उसके बाद क्या हुआ कि वो फोन मेरा एक बार गिर गया, उसकी स्क्रीन टूट गई, स्क्रीन टूट गई। मैं भाई गुड़गांव में उस टाइम एमआई केयर था, मैं गुड़गांव में ले गया, बोले 6,000। मैं थोड़ा 11,000 का फोन, उसमें 6,000 की स्क्रीन, जी इतनी है। अब मैं उसमें डुप्लीकेट डलवाता, मैं चल डाल दो। देन ये चीज मेरे समझ में आई, एमआई ने 2 तरह से काम करा। एक उन्होंने क्या करा, एक उन्होंने जो अदर एसेसरीज है हेडफोन वगैरह उनमें कॉस्ट कटिंग करी। दूसरा उन्होंने क्या करा, उनको पता था भाई आदमी जब फोन हाथ पकड़ता है एक ना एक बार तो आधे ज्यादा में से किसी का गिरेगा, और पता नहीं डिजाइन ही उसका कैसा क्या बनाते चला, गिरा नहीं कटैक जैसे उसकी तिटक गया सारा स्क्रीन। ठीक है ना। सैमसंग में आज मतलब कि मैंने क्योंकि 2 ही फोन ज्यादा यूज करे हैं, सैमसंग या फिर एक बार एमआई का यूज करा था। मेरे पास इससे पहले S7 एज था, पता नहीं कितनी बार गिरा, कैसे गिरा, उसकी स्क्रीन आज तक नहीं गई। और एमआई का 2 बार हुआ था, दोनों बार हल्का सा हाथ से छुटा नहीं कट देसी बोल गया। अब जिनकी स्क्रीन टूटते की स्क्रीन टूटते ही लोग कहाँ जाएंगे, 90% वालों उसमें से 20% कुछ ऐसे निकल जाए जो बाहर से डलवा ले, वरना लोग जो नए नए फोन लेते हैं वो केयर जाते हैं, एंड देन उस टाइम कहते हैं आ जा बेटा इसका इंतजार था। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री। तो इन चीजों ने इनने बड़ी बड़ी कंपनियों ने बड़ी बड़ी स्ट्रेटेजी बनाई है। कुछ कंपनियां सफल भी हुई, कुछ कंपनियां
असफल भी हुई, लेकिन ये स्ट्रेटेजी चली कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के साथ। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है, जो आपके साथ इस्तेमाल करा जाएगा, ठीक है ना। और होता क्या है, जब आपके गुड्स का प्राइस तो सेम हो, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री का अगर प्राइस बढ़ जाए, आपके गुड के प्राइस में कोई चेंज नहीं है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री का प्राइस बढ़ जाए, तो आपके गुड्स की डिमांड कम हो जाती है। लाइक अगर प्राइस ऑफ पेट्रोल लगातार हाइक करने लग जाए, तो कहीं ना कहीं पेट्रोल कार्स की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। और अगर प्राइस ऑफ आपका गुड्स तो बिल्कुल सेम टू सेम है, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री कम हो जाए, तो आपकी गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी, कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाएगी। लाइक अगर प्राइस ऑफ पेट्रोल कम हो जाए, तो पेट्रोल कार की डिमांड ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी। आपकी कार का प्राइस तो पहले ही वो था, अब भी वो है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सब्सटीट्यूट गुड्स या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस में चेंज होने से डिमांड किस तरह से फ्लक्चुएट करती है, वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में हमने देखा। और आगे जो कंपनियां जो स्ट्रेटेजी जो बनाती है, किस तरह से क्या है, वो भी हमने बात करी, कुछ के बारे में हम आगे बात करेंगे, कि स्टडीज के बारे में बात करेंगे, किस किस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पे बात चलती है। रशिया ने इंडिया को बड़ा बेवकूफ बनाया इस मामले में। रशियन इंडिया को, जो इंडियन डिफेंस इक्विपमेंट के लिए मोस्टली दो ही टेक्नोलॉजी है पूरे वर्ल्ड में, या तो वेस्टर्न अमेरिकन वेपन्स है जो अमेरिका या यूरोप में जो वेपन्स बनते हैं, लाइक फ्रांस और इजराइल और ये यूज करते हैं, या फिर रशियन जो बनाते हैं। रशियन से हमने बहुत सारा डिफेंस मटेरियल इंपोर्ट करा है, लेकिन उसमें से मैक्सिमम क्या है, वो जब देते हैं तब भी थोड़ा महंगा ही देते हैं, और उसके बाद जब उनकी सर्विसिंग का टाइम आता है, उनकी और वैल्यूइंग का टाइम आता है, तो और ज्यादा पैसे कूटते हैं इंडिया से, ठीक है। तो वो भी है, कोई नहीं, जब तक हम खुद नहीं कर पाएंगे तब तक तो लूटना पड़ेगा ही। अगला है बेटा इनकम ऑफ कंज्यूमर। इनकम ऑफ कंज्यूमर को हम इकोनॉमिक्स में वाई से डिनोट करते हैं। वाई का मतलब इनकम ऑफ कंज्यूमर है। सर आई क्यों नहीं है, क्योंकि बेटा आई से हम इकोनॉमिक्स में दिखाते हैं इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इनकम ऑफ कंज्यूमर को हम डिनोट करते हैं वाई से। और जब भी मैं इनकम ऑफ कंज्यूमर की बात करूंगा, तो हम बात करेंगे गुड्स वाइज। अब देखिए आगे इसमें भी हम टाइप्स ऑफ गुड्स से ही बात करते हैं, यानी कंज्यूमर की इनकम में चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज होता है। तो सर वो कैसे कैसे हैं बेटा, एक गुड्स होता है हमारा नॉर्मल गुड्स, और एक होता है इंफीरियर गुड्स। तो बेटा नॉर्मल गुड्स के केस में जब भी आपकी इनकम बढ़ती है, तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो बढ़ जाती है, ठीक है ना। और जब भी कंज्यूमर की इनकम कम होती है, तो जो क्वांटिटी डिमांड है वो कम हो जाती है। एक सेक्शन में अगर मान लीजिए इनकम बढ़ेगी, तो इनकम के साथ स्पेंडिंग ऑटोमेटिक बढ़ती है, और जब स्पेंडिंग बढ़ती है तो बेटा आपकी डिमांड बढ़ जाती है। इंफीरियर गुड्स मतलब, इंफीरियर का मतलब ही इंफीरियर है, यानी घटिया वस्तुएं। जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़नी शुरू होएगी, तो इंफीरियर गुड्स की क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जैसे जैसे इनकम कम होना शुरू होएगी, इंफीरियर गुड्स की क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज करना शुरू कर देगी, ठीक है ना। आपने कभी मूवीज में अमेरिका देखा हो, मूवीज में देखा होगा, तो कभी वहां ऑटो रिक्शा चलता देखा है, या मूवीज में दिखाया हो रिक्शा पे कोई जा रहा है लेके अमेरिका में किसी आदमी को, है ना। लेकिन जब भी आपको इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, थाईलैंड ये देश दिखाए जाएंगे, तो आपको ऑटो रिक्शा दिखेगी, ठीक है ना। क्यों भाई, सर उनको ऑटो रिक्शा बनानी नहीं आती होगी, हमारे पास टेक्नोलॉजी आई है, इस वजह से हम, है ना। अब यूरोप के किसी भी देश को आप देखिए, लाइक आप यूके है, जर्मनी है, इटली है ना, इनको आप देखेंगे तो कभी इनके रोड्स पे आपको ऑटो रिक्शा दिखेगी नहीं। और आप अगर साउथ एशिया में आएंगे या इस तरफ आएंगे, तो आपको दिखेगी। ऐसा क्यों, क्योंकि वहां पे इनकम लेवल ज्यादा होता है, तो जो इंफीरियर है, इंफीरियर मानते हैं ना भाई। सर आपको अगर कहीं बैठ के जाना है, एक तरफ आपके पास टैक्सी है और एक तरफ ऑटो है, तो आप किस में जाएंगे, मतलब कि पैसे हैं तो टैक्सी में, नहीं है तो सर ऑटो पकड़ना पड़ेगा, है ना।
और नहीं है तो फिर लटकना ही पड़ सकता है कहीं। तो बात यह है, जब इनकम जब लेवल ज्यादा होता है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और इनकम लेवल जब कम रहता है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड ज्यादा हो जाती है। हालांकि वो एक अलग, मैं मैक्रो कंटेक्स्ट में आपसे बात कर गया, नॉर्मल कंटेक्स्ट में भी आप देखेंगे तो जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होती है, हम जो हल्की वस्तुएं हैं, घटिया वस्तुएं हैं, उन्हें पहनना कम, मतलब उन्हें पहनना मतलब उन्हें उन्हें यूज करना कम कर देते हैं। मेरे अच्छी तरह याद है, पहले हम जब पढ़ते थे तो हम हमेशा जो भी ब्रांडेड शूज है वो हमेशा सरदार के से खरीद के लाते थे, एंटिक, ये बस स्टैंड के पास है ना, और फिर पूरे सारे वही और ओरिजिनल है, वहां से खरीद के लाया, वो ये है वो है। लेकिन फिर जब धीरे धीरे हम कमाने लगे, करने लगे, तो असली भी खरीदना शुरू कर दिया। ठीक है, तो बात यह है कि इनकम लेवल से ये चीज डिसाइड होती है। तो आज के लिए इतना ही है। अगर इसमें आपको जो अब तक करा है इसमें कोई कंफ्यूजन हो, डाउट हो, क्वेरीज हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।